आज हमारे स्टूडियो घटनाचक्र न्यूज लाइव में कांग्रेस नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव माननीय श्री राम मोहन यादव जी उपस्थित हैं। मैं ब्यूरो चीफ डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद विश्वकर्मा जी, आपको मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न, मैं आजमगढ़ जिले की जनता आपको ऐसे जानती पहचानती तो है ही, फिर भी स्टूडियो के माध्यम से हम जनता को आपका परिचय, राजनीतिक परिचय और सामाजिक परिचय जानना चाहेंगे। मैं 1993 में कांग्रेस पार्टी में हाई स्कूल के विद्यार्थी के रूप में जुड़ा। विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस दौर में कांग्रेस पार्टी में हाई स्कूल के विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हुआ। उसके बाद मुझे सठियाव ब्लॉक का यूथ कांग्रेस का उस दौर में अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। फिर मैं जिले में यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा, फिर जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता यूथ कांग्रेस का लंबे समय तक रहा। यूथ की राजनीति मेरी लंबी तौर पे रही और साथ ही साथ मैं डीएवी डिग्री कॉलेज छात्र संघ की राजनीति भी किया। मैं वहाँ महामंत्री का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन संजोग मैं उस बात को आज भी बड़ा स्पष्टली कहना चाहता हूँ कि मैं उस समय कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के चल रहा था, इसलिए कुछ हमारे ही समाज के साथी, चाहे जो भी कह लीजिए, संजोग से मैं डीएवी कॉलेज का महामंत्री नहीं हो पाया था। बहुत कम वोटों से महामंत्री का चुनाव हार गया। तमाम जो दूसरे जिले के मठाधीश बनते हैं, उन लोगों ने उस दौर में भी कहा था कि आप आइए, आप महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं छात्र संघ का चुनाव हम लोग जिताएंगे, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। लेकिन मुझे आज भी फक्र है कि मैं उस दौर में भी जो 96 से लेकर 2001 के बीच में डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र राजनीति के समय भी मैं कांग्रेस का झंडा लेकर चलता रहा। और आज कांग्रेस पार्टी की वजह से पार्टी ने भी बड़ा सम्मान दिया। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा और पिछले 2018 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब तय किया था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में देश के युवाओं को भी आना चाहिए, जबकि उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर हमारे यहाँ आईसीसी मेंबर होते हैं, उसमें आजमगढ़ से हमारे नेता, मैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की राजनीति किया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय रामदास यादव जी, ये आईसीसी हुआ करते थे। पूर्व सांसद हमारे यहाँ से थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री संतोष कुमार सिंह जी, वो आईसीसी हुआ करते थे। उस दौर में भी राहुल जी ने हमें 2018 में आईसीसी बनाने का मौका दिया। हमको बना करके एक युवा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी भेजने का काम किया था। वो मेरे लिए गौरव का क्षण था। लेकिन हमारे नेता प्रियंका जी की सादगी का मैं बहुत ही कदर करता हूं कि जब उनका दौरा लगा तो मुझसे उनके पीए का फोन आया कि दीदी बात करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना है, वहाँ जा रही हैं मेरे दौरे में, न तो कार्यकर्ता फूल माला से स्वागत करेंगे और जो उम्भा गांव है वहाँ पे जो आप कार्यक्रम करा रहे हैं, वहाँ पे जो जमीन पे केवल दरी बिछेगी। और हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा कि मैं खुद दरी पे बैठूंगी, मेरे लिए कोई मंच और कुर्सी की जरूरत नहीं है। और वैसा ही उन्होंने करके दिखाया भी, किया भी। वहाँ बड़ी स्थानीय लोगों की बहुत जनसैलाब उतरा था और प्रियंका जी गई, मिली लोगों से, उनके सुख दुख को शेयर किया और जहाँ घटना हुई थी गांव में वहाँ जा करके भी देखा। और कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने ऐलान किया था जब बनारस आई थी तो उसी दौर में कि मैं जो मृतक परिवार हैं, कांग्रेस पार्टी अपने फंड से 10-10 लाख रुपया प्रति मृतकों को, और जो घायल थे उनको 1-1 लाख रुपया जिस चेक को बांटने के लिए आईसीसी ने हमारे जैसे भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी। अगला प्रश्न मेरा यह है कि कांग्रेस में आप उत्तर प्रदेश के महासचिव पद पर कार्य किए, वर्तमान में किस पद पर और हैं और कांग्रेस ने क्या जिम्मेदारी आपको दी है? देखिए, आदरणीय प्रियंका जी जब यूपी की प्रभार था उनका, तो मुझे अपनी उत्तर प्रदेश की कमेटी में मुझे प्रदेश का सचिव बनाया गया था, प्रियंका जी ने बनाया था अजय कुमार लल्लू जी के अध्यक्ष काल में, और मैं बलिया जिले का प्रभारी था।
और उस दौरान चूंकि विधानसभा चुनाव लड़ना था, मैं चुनाव के वक्त मैंने दीदी से कहा कि मुझे बलिया से और छुट्टी दे दीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। पर दुर्भाग्य रही कि संयोग से मेरी सीट महिला हो गई, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन प्रियंका गांधी ने मुझे बड़ा सम्मान दिया और वर्तमान में मैं इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। और मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं प्रियंका जी के समय में, प्रियंका जी के प्रभार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव था और आईसीसी मेंबर रहा। इससे बड़ा मुझे पद की कोई जरूरत नहीं है। पद से पहचान नहीं होती है, कार्यकर्ता या नेता की पहचान उसके कामों से होती है, उसके लोगों के बीच में रहने से, लोगों के दुख दर्द दूर करने से। ठीक है, 2014 का अभी चुनाव के बाद से कांग्रेस में गिरावट आ रही है, इसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, 2014 में जहाँ तक गिरावट की बात है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, गिरावट निश्चित तौर पे आई है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो इस समय न्याय यात्रा पर निकले हैं, मणिपुर से लेके उनकी यात्रा 14 फरवरी को यूपी में भी एंट्री करेगी और महाराष्ट्र तक जाएगी। उन्होंने, आपको याद होगा जब 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल आया था, तो उसमें देश के उद्योगपतियों ने उस भूमि अधिग्रहण बिल का बहुत ही विरोध किया था। और आज चूंकि आप भी एक गांव से ही है, जनता के बीच के ही, आप लोग भी मीडिया के जो साथी हैं, निश्चित तौर पर देखते होंगे कि आज की जो किसान है वो चाहता है कि हमारे भी खेत से रोड जाए, क्योंकि हमें अच्छा खासा मुआवजा मिल रहा है। तो उस समय जो राहुल गांधी जी ने अध्यादेश को फाड़ा था, अध्यादेश जो था भूमि अधिग्रहण को, और उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। किसानों को जो मुआवजा देने का बिल आया था उसको उसी तरह से पास किया गया। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के जितने भी उद्योगपति थे, राहुल गांधी से मिलने के लिए, आप चूंकि मीडिया से जुड़े हैं, हम लोगों के भी मीडिया के मित्र तमाम दिल्ली में हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में जो संगठन का चुनाव हुआ था वहाँ डीआरओ भी रहा। कांग्रेस संगठन पार्टी ने जिम्मेदारी थी अभी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की। तो वहाँ के बड़े पत्रकारों का भी कहना था कि राहुल गांधी यदि उद्योगपतियों से मिल लेते तो शायद 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं जाती। ये इस बात को मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पे जो उद्योगपतियों का जो ताना बाना था और मोदी जी का जो झूठ प्रेम था, उसका कांग्रेस पार्टी 2014 में शिकार हुई थी। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा, महंगाई खत्म करूंगा, काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। महंगाई जो हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, जो सिलेंडर हम 400 रुपया में देते थे, आज हम 1100 में सिलेंडर ले रहे हैं। महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी की दशा क्या है, किसी से छिपी नहीं है। तो निश्चित तौर पर उस समय उद्योगपतियों ने पूरा चक्र बनाया और मोदी जी के ताना बाना से मिल करके कांग्रेस पार्टी को खिलाफ एक साजिश रच करके, तरह तरह के दुष्प्रचार करके, जबकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे मनरेगा हो, किसानों का कर्जा माफ किया गया था, तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं चली थी, सूचना का अधिकार दिया था, जिसको मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज मोदी जी सूचना का जो अधिकार मनमोहन सिंह ने दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के भी तमाम चीजें जो उजागर हुए, जो कहीं गड़बड़ियां रही, वो भी उजागर हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको खत्म नहीं किया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने, आप अध्ययन करिएगा, सूचना के अधिकार को पंगु बना दिया है। आप किसी सूचना के अधिकार के तहत तमाम योजना मांग लीजिए, सवाल नहीं जवाब मिलने वाला है। कभी कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ती थी, सांप्रदायिक एक पार्टी घोषित कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वह अब कहीं दिखाई नहीं देता है। वह सेकुलरिज्म की लड़ाई जो खास करके कांग्रेस लड़ती थी, जनता के बीच, लोगों के बीच और अपने पार्टी के बीच जो मंच पे कहती करती, वह कहीं अब दिखाई दे। क्या यह बात कांग्रेस के गिरावट का कारण नहीं दिखाई दे रहा आपको? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांत और नीति से कभी न समझौता की है। राहुल गांधी पिछले दिनों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब पदयात्रा किए थे, तभी जनता के मुद्दों को लेकर के लड़े। और कहीं किसी के भी साथ जब अन्याय होता है तो कांग्रेस पार्टी, चाहे वो वहाँ की हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की रेप पीड़िता का मामला रहा हो, तमाम जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, हमारे ही नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, सबसे पहले पीड़ितों के बीच में जाने का काम करते थे और आज भी कर रहे हैं।
उम्मा में आप देखे होंगे, आपको याद होगा कि जिस समय प्रशासन के लोगों ने धक्का मार दिया था, राहुल गांधी सड़क के किनारे गिरते-गिरते बचे थे। तो इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उसके बाद भी दूसरे राउंड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके बीच में गए और उनकी लड़ाई लड़े। आज उन्हीं की लड़ाई की वजह से वहाँ पे कार्रवाई तमाम कार्रवाइयाँ हुई। तो निश्चित तौर पे कहाँ अन्याय होता है। अभी लखीमपुर की घटना ले लीजिए, प्रियंका गांधी को जिस तरह से हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, तो एक दिन के लिए पूरा, लेकिन कांग्रेस कभी समझौता सिद्धांतों से नहीं करती। आप कांग्रेस के राजनीति उसके नैतिक जो विचार है कांग्रेस के, उससे आप प्रभावित हैं। आप एक यादव बिरादरी से ताल्लुक भी रखते हैं। श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी, श्री माननीय अखिलेश यादव जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कभी आप इनसे प्रभावित नहीं हुए? देखिए, चूंकि हम लोगों ने छात्र राजनीति से ही कांग्रेस पार्टी की राजनीति की है, एक राष्ट्रीय परिक्षेत्र में हम लोगों की जो विचारधारा मिली, इसलिए हम लोग कभी क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ जाने का न विचार हुआ, न आने वाले कल में। चूंकि मेरा अभी राजनीतिक छात्र जीवन से लेकर के आज 30 साल हो गया, अगर जोड़ा जाए 1993 से, तो आपका 24 चल रहा है, जनवरी है, लगभग 30 साल हो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेते हो गया। तो ये निश्चित तौर पे न कभी उधर झुकाव था, न आने वाले दिनों में कभी ऐसा संभव होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक जो बड़ा सम्मान दिया, चाहे वो आज हम पूरे देश स्तर पर कर लीजिए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो आज कांग्रेस पार्टी के नाते इस छोटे से कार्यकर्ता जो आजमगढ़ से कठिया ब्लॉक से बिलोंग करता है, रामोद यादव, जिसको लोग न जानते हो, तो निश्चित तौर पे पहचान कांग्रेस पार्टी से मिली। जबकि जो आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, मैं शायद उनकी पार्टी का होता तो शायद मुझको लोग जिले से बाहर न जानते। जानते हैं कि आपकी हैसियत बहुत बड़ी है पार्टी में, और कई बार आपने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने की कोशिश किया। आपने चाहा कि मैं मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव लड़ूं, परंतु आप चुनाव नहीं लड़ सके। 2022 का भी मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हमें पता चला कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आएंगे, लेकिन आपने, इसका क्या कारण था कि आप चुनाव नहीं लड़ पाए? देखिए, चूंकि हम तो कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और संगठन से लेकर के हमने काम किया है, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमारी प्राथमिकता थी कि चूंकि इस धरती से हम लोगों के नेता जो इस दुनिया में नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता जिनको कहा जाता था, स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी, जिनकी वजह से सठिया चीनी मिल हो, चाहे बगल में आपके, चाहे आजमगढ़ का केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे मौला गढ़वाल बंधा जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर है, उसको उस दौर में इंदिरा गांधी को ला करके उन्होंने किया था। और मऊ में उसी दिन जो सठिया चीनी मिल का जब उद्घाटन कराया था, शिलान्यास कराया था, उसी दौर में उन्होंने मऊ में सूता मिल का उद्घाटन कराया था, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो उनकी धरती थी। मुझे लगा कि जो चंद्रजीत जी के अधूरे सपने थे वो पूरा होना चाहिए, और आज हम मुबारकपुर का भी विधायक, एक ऐसा विधायक हो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी जब क्षेत्र की आवाज उठाए तो लगे कि कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है। जब चंद्रजीत यादव जी 25 वर्ष की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र के उस दौर के विधायक जीत करके जब मुबारकपुर से गए थे, तो जब सदन में उन्होंने बोलने के लिए स्पीकर से आवेदन किया, तो उस दौर के तमाम विधायक कहे कि बैठ जाओ, लड़के हो, तुम क्या बोलोगे। तो जब चंद्रजीत यादव जी, जिनके साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहने के नाते काम करने का अवसर मिला बहुत कम समय के लिए, लेकिन बहुत कुछ उनसे हम लोगों ने सीखा, तो स्पीकर ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, बोलो। उनको जो भी 5 मिनट का समय दिया गया था, जब वो बोलना शुरू किए तो स्पीकर की घंटी दबाने की बात लगता है स्पीकर भूल गया। चंद्रजीत जी बोलते गए, लेकिन फिर सदन के लोगों ने कहा कि तो समय काफी हो रहा है और आप बोल नहीं रहे, तो उन्होंने कहा आज कोई घंटी नहीं दबेगी, आज मुबारकपुर का विधायक बोलेगा। तो मेरी भी सोच है कि मुबारकपुर का जो विधायक हो, ऐसा हो कि मुबारकपुर की क्षेत्र की, चाहे विकास की समस्या हो, चाहे लूट भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे तमाम उस तरह की जो समस्याएं हैं, उसको विधानसभा में मजबूती से उठाए। और एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, जो जनता चुन के भेजती है, तो अपने क्षेत्र की आवाज को मजबूती से उठाए और उठाना चाहिए। उसी सोच को लेकर के मेरी भी इच्छा थी। मैं कई चुनावों में तैयारी किया, 2012 वाले में भी किया और 2017 वाला आया।
आजमगढ़ में जब राहुल जी किसान यात्रा लेके आए थे, तो आपको याद होगा उस दौर में भी मैं मुबारकपुर में जैसे एंट्री हुई तो शाहगढ़ बाजार में हमने राहुल जी का आपन आजमगढ़ जनपद में सबसे बड़ा स्वागत कराया था। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, किन्हीं कारणों से, क्योंकि उस बार दौर में सपा और कांग्रेस का पैक्ट हो गया था, इसलिए नहीं टिकट मिल पाया और इस बार संजोग से महिला सीट की वजह से मुझे नहीं मिला। बाकी आगे प्रयासरत रहूंगा। आप बहुत ही एक संघर्षशील कार्यकर्ता रहे हैं, आप पुराने कार्यकर्ता हैं। किसान बड़ा ही मेहनती और संघर्षशील होता है और एक आप किसान के बेटे हैं। ऐसे में राजनीतिक जीवन में आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आज के राजनीतिक जीवन में नेता शब्द ही मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि गाली हो गई है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में गिरावट आई है, कभी कभी लगता है कि हम जैसे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैं जिस नेता के नेतृत्व में कांग्रेस का में पार्टी में ककारा सीखा, वो थे राम नरेश यादव जी, जो 1977 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गवर्नर भी रहे। तो चूंकि उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैं उनका शिष्य रहा, तो चूंकि वो गांधीवादी और सादगी और के प्रतीक थे, जिनका जीवन बड़ा सरलता था, आम लोगों के बीच मिलना जुलना, तो हम लोगों ने उनसे बड़ा सीखा। तो हम लोग भी उसी दौर में रामदेव जी के विचारों को लेकर के आज भी एक किसान परिवार का बेटा होते हुए, चूंकि मेरे परिवार में न तो कोई राजनीति में रहा पहले, न कोई विरासत थी, जो भी हम लोगों की विरासत रही संघर्षों की रही, तो इसलिए चूंकि उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं हम कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हमारे वजह से किसी को दुख हो। अंतिम प्रयास होता है और किसी कार्यकर्ता के साथ भी अन्याय न हो, उसकी भी लड़ाई लड़ने का काम मैंने, चाहे वो मुबारकपुर क्षेत्र का मामला हो, चाहे जहानागंज का हो, चाहे आजमगढ़ जनपद का कहीं का हो, हमने बड़ा मजबूती से लड़ा और आगे भी लड़ता रहूंगा। और आज भी मैं एक किसान हूँ, किसानी भी मेरी प्राथमिकता है। आज भी देखते होंगे आप, मैं किसान के तौर पर भी अपने किसान धर्म को भी निर्वहन करता हूँ, इसके अलावा सामाजिक धर्म को निर्वहन भी करता हूँ और राजनीतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता है प्रयास करता हूँ और काम करता हूँ और करता रहूँगा। आपकी पार्टी ईवीएम के कितना खिलाफ और कितना पक्ष में, हमें जानना चाहिए। देखिए, जब अमेरिका जैसे देश ईवीएम जो उनके यहाँ चुनाव हो रहा था, तब अगर अमेरिका में ईवीएम बंद हो सकती है तो हिंदुस्तान में निश्चित तौर पर होना चाहिए। और आज भी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, सारे विपक्षी दल हो, जो चाहे इंडिया के हो में शामिल हो या उस तरह के जो भी दल हैं विपक्षी, वो भी चाह रहे हैं कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो। और भारत के माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को भी कई बार पत्र लिखा और समय मांगा। दुर्भाग्य है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त भी समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब बड़ी विडंबना है। और जैसा कि आपने अभी देखा था कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाया था, और उन्होंने सरकार को निर्देश दिया था कि आप हिंदुस्तान का जो चुनाव आयुक्त है उसको बड़ा पारदर्शी बनाइए, निष्पक्ष बनाइए, जो सरकार के अधीन न हो, जिसमें प्रधानमंत्री हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, नेता विपक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो। आप ऐसा कानून सिस्टम बनाइए। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि ईवीएम में गड़बड़ी का, इसलिए उठता है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर कहता है कि आप चुनाव आयुक्त को नियुक्ति में पारदर्शिता लाइए, तो सरकार पारदर्शिता लाने के बजाय क्या करती है कि इसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त कर देती है कि वो जब करेंगे नियुक्त करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या उम्मीद करेंगे कि जब 3 लोगों का बोर्ड हो, एक प्रधानमंत्री हो, एक केंद्रीय मंत्री हो, तो सर चुनाव आयुक्त की कैसे निष्पक्षता रहेगी? वो तो जिसको चाहेंगे बैठा देंगे। तो ये दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य रहेगा भी अगर इस पे, अगर माननीय, हम तो आपके भी माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जी से मांग करेंगे, और हिंदुस्तान की जनता भी चाह रही है, सारे विपक्षी दल भी चाह रहे हैं कि इस पर अंकुश लगे। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, जो भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो अध्यादेश लाया है,
उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से हो, जिसके बल पे लोकतंत्र की रक्षा का जिम्मेदारी दी गई है और निष्पक्ष हो। अच्छे विचार हैं आपके ईवीएम पर, लेकिन हम कहना चाहेंगे विपक्ष, सरकार कुछ कह रही है, सरकार के रिकॉर्ड कुछ अलग कह रहे हैं और विपक्ष कुछ कह रही है। विपक्ष कह रही है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या अब भी उसी तरह से बरकरार है जो कांग्रेस के कभी जमाने में हुआ करती थी। इसे आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, जहाँ तक महंगाई, भ्रष्टाचार, देखिए सच्चाई ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था और जो जिस तरह से रोजगार मिले थे, आज भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। तो उस हिसाब से तो जोड़ लीजिए कितना रोजगार हुआ, तो रोजगार तो कहीं दिखा नहीं। तमाम जो सरकारी वो सेक्टर थे उसको सरकार बंद करती गई। तमाम, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, सहकारी समितियाँ, सब प्राइवेट कंपनियों को देती गई, अडानी बंधु वगैरह को। तो ऐसी स्थिति में आप बेरोजगारी तो कांग्रेस पार्टी के समय जो स्थिति थी उससे बहुत भयावह। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि उस समय गैस का दाम 400 रुपया था जब हमारी सरकार थी, आज 1100 रुपया गैस का दाम है। तो अंदाजा लगा लीजिए इसी से कि कितना महंगाई बढ़ी है। चाहे अब आप यूरिया का बोरी ले लीजिए, बोरी को घटाते जा रहे हैं, दाम भी बढ़ रहा है, यूरिया का दाम भी तो बढ़ ही रहा है। पैकेट भी जो 40 का आता 45, 50 का था 45 हो गया, अब 40 हो रहा है। और तमाम जो छोटे छोटे किराना के भी सामान है उनके भी आप देखिएगा तो जो पैकेट है वो छोटे हो जा रहे हैं, दाम बढ़ता है। भ्रष्टाचार निश्चित तौर पे बढ़ा है इनकी सरकार में। मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ जो भी, ये क्या कारण है ये बताइए कि हिंदुस्तान का, चाहे वो आज उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, चाहे जो भी प्रदेश हो हिंदुस्तान के, आप देखिए गुजरात के ही लोग, वहाँ की ही कंपनियां, क्या कारण है कि वो आजमगढ़ में भी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, बिहार में भी कर रही हैं, बंगाल में भी कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरा भ्रष्टाचार इनका एक ही जगह से सीधे बना है और इतनी लूट मची हुई है कि जिसकी सीमा नहीं है कि किस तरह से ये लोग लूट कर रहे हैं। एक ही जगह है, अडानी अंबानी को सारे प्रोजेक्ट देना, यह क्या कारण दर्शाता है? जब कांग्रेस से कोई भाजपा में आता तो क्लीन हो जाता है। आखिरी प्रश्न है मेरा और अंत में मैं आपसे इसी के साथ ये भी जनता जानना चाहूंगा कि आप मुबारकपुर की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं मुबारकपुर की जनता को सबसे पहले तो 26 जनवरी की मुबारकपुर की पूरी जनता को, आजमगढ़ जनपद और प्रदेश और देश की जनता को भी 26 जनवरी की शुभकामना देता हूँ। रह गई बात क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार जो पिछली बनी थी, उसमें गन्ना का मूल्य चुनाव के समय इन्होंने 25 रुपया बढ़ाया था। 5 साल में 25 रुपया गन्ना का मूल्य बढ़ाया था। उसके बाद दूसरी भी सरकार आ गई, किसानों के गन्ने का मूल्य 1 रुपया नहीं वृद्धि हुई। तमाम जगह गन्ने का सरकारों ने वृद्धि मूल्य बढ़ाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या है इस सरकार की क्या स्थिति है, और किसानों की, चाहे मजदूरों की, बुनकरों की। आज मुबारकपुर बुनकर बाहुल इलाका है, इसकी एक पहचान पूरे देश और प्रदेश में है मुबारकपुर की रेशमी नगरी के रूप में। लेकिन मुबारकपुर कस्बे की बुनकरों की क्या समस्या, दुर्दशा हो रही है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरूज नहीं है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल सरकार जुमलेबाजी में मस्त है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार है। ये इस समय जिस तरह से अभी आपने देखा है अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मीडिया के लोगों पे भी बड़ा दुख हो रहा था। लोग कह रहे थे राम लला आएंगे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या अयोध्या में राम लला अब तक नहीं थे क्या? भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान राम लला जी थे, राम लला जी रहेंगे। लेकिन आप जिस तरह से उसको पूरे देश में एक योजनाबद्ध तरीके से उसको प्रचारित कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और जहां तक रह गया मंदिर का निर्माण का सवाल, तो मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, दोनों पक्षों की सहमति से हुआ है।
तो आप इस बात को क्यों जनता को आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? और जो राजा राम जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी एक सोच थी कि किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ शोषण ना हो। लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी विपक्षी दलों के नेताओं को, चाहे उनके लोगों को जिस तरह से कुचल रहे हैं, ऐसा हमने आज तक की सरकारों में नहीं देखा है। 30 साल मेरी भी राजनीतिक जीवन हो गया, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, चाहे संयुक्त मोर्चा की और सरकारें रही इंद्र कुमार गुजराल की, लेकिन ऐसी दुर्दशा नहीं थी। ये बहुत दुखद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप